कॉल भी नहीं उठाई। मैं जैद के कमरे में गया, वो सो रहा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया और वरीशा को कॉल की। दूसरी बेल पर उसने फोन उठा लिया। कहने लगी, जैद क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे याद करना है। एक तो तुम परेशान बहुत करते हो मुझे। मैंने कहा, रुखसती से क्यों इनकार किया है तुमने? मेरी बात सुनकर उसे जैसे सांप सूख गया। मेरा लहजा खुद ब खुद सख्त हुआ था। मैंने कहा, वरीशा फोन बंद मत करना, मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात सुनकर उसे चुप सी लग गई। मैंने गुस्से से कहा, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? आगे से उसकी सिसकियों की आवाज शुरू हो गई। कहने लगी, मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। खुदा के लिए ये निकाह का रिश्ता मुझसे खत्म कर दें। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। रीशा की बात ने तो मेरे औसान खता करके रख दिए थे। वो कैसे इनकार कर सकती थी? मैंने फोन बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी तो गोया नींद उड़ चुकी थी, चैन खो चुका था। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। वो चचा की इकलौती बेटी थी, अगर वो मान जाती तो चचा तो उसी की बात मानते। मेरे दिल में एक के बाद एक ख्याल सर उठा रहा था कि कहीं वो चचा से रोध होकर ये ना कह दे कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने 5 साल बहुत टूट कर उसे चाहा था। मैं तो रुखसती के लिए बेताब था और वो, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकती है? मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि सुबह उठते ही मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप चचा से बात करें, मुझे हर हाल में रुखसती चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी वो इनकार कर चुका है, तुम इतने जज्बाती फैसले मत करो, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन चंद माह बाद। ये चंद माह मेरे लिए गुजारने अब और भी मुश्किल थे। मैं सोच चुका था कि मौका पाकर वरीशा से बात करूंगा, लेकिन ये मौका मुझे वो देने को तैयार ना थी। अगर मैं बहाने से नीचे भी जाता तो मुझे देखते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाती। काफी सोच विचार के बाद मेरे जहन में एक आइडिया आया। वरीशा अपनी यूनिवर्सिटी जैद के साथ जाती थी और वापस भी उसी के साथ आती थी। बाबा ने उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं फैक्ट्री में था। जब मैंने जैद को फैक्ट्री बुला लिया, वो कहने लगा, भाई मुझे वरीशा को लेने जाना है, मैं वरीशा को घर छोड़कर फैक्ट्री आ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, इस वक्त फैक्ट्री में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। वो भी जल्द ही फैक्ट्री पहुंच गया। मैंने उसे वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजिंग के लिए कहा और कहा कि वरीशा को मैं घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उसने पहले तो मुझे हैरत से देखा, फिर हंसने लगा। कहने लगा, डेट मारने का इरादा है? फिर अपनी आंख विंक करके हंसने लगा। कहने लगा, ओके ओके, जाएं जाएं, और कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया था। सोच चुका था कि आज उस लड़की को अच्छा मजा चखाऊंगा। मेरी नींदें उड़ाकर, मेरा चैन बर्बाद करके वो क्या समझती है, मैं बख्श दूंगा उसे। मैं बाइक पर उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ा था। जब वो बाहर आई और जैसे ही मेरी बाइक के पास पहुंची, जैद की जगह मुझे देखकर बुत बनकर वहीं खड़ी हो गई। मैं उसे ही देख रहा था। मैंने कहा, बैठो बाइक पर। कहने लगी, जैद क्यों नहीं आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम जैद की नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो, बैठो बाइक पर। कहने लगी, मुझे आपके साथ नहीं बैठना। मैंने कहा, वरीशा सबके सामने तमाशा मत बनाओ, चुपचाप शराफत से बाइक पर बैठो। वो खामोशी से मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल घर के बजाय साहिल समंदर की जानिब रवां दवां कर दी। जब उसने देखा कि मोटरसाइकिल घर के बजाय साहिल समंदर की जानिब जा रही है, तो कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा, जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। वो कहने लगी, आप बाइक यहीं रोक दें, मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसका ये कहना था कि मैंने बाइक की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। ये देखकर उसने मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ा था। कहने लगी, उमर प्लीज बाइक आहिस्ता चलाएं। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल आहिस्ता नहीं की, बल्कि और भी बढ़ा दी। जितना गुस्सा मुझे उस पर आ रहा था, मैंने वो सारा बाइक की स्पीड पर निकाला था और उसकी खौफ के मारे चीख निकल गई। साहिल समंदर पर मैंने बाइक उस जगह रोकी जहां रश बिल्कुल ना होने के बराबर था, बल्कि मेरी ही बाइक वहां पर वाहिद थी। जैसे ही मैंने वहां बाइक खड़ी की, वो फौरन से मोटरसाइकिल से नीचे उतरी। मैं भी फौरन से नीचे उतर गया। कहने लगी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। घर में तो तुम मुझे ऐसा कोई मौका देती नहीं हो।
मुझे देखकर छुप जाती हो? मुझे तुमसे पूछना है, क्या कहा था तुमने मुझे फ़ोन पर, और क्यों कहा था तुमने ऐसा? मेरा लहजा थोड़ा सा बुलंद हुआ था और उसके हाथों में लर्जा शुरू हुआ। वो बार बार पहलू बदल रही थी। मैंने कहा, वरीशा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। कहने लगी, मुझे घर जाना है। उसका तनफ्फुस बुरी तरह से चल रहा था, सांस फूलने लगा, खौफ के मारे वो बदहवास होने लगी। मैंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, रुखसती से इनकार क्यों कर रही हो? कहने लगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने कहा, मैं इस फैसले को नहीं मानता। मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम्हें बुरा लगने लगा है? कहने लगी, मुझे आप नहीं पसंद तो बस नहीं पसंद, मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। निकाह पर भी आपने ज़बरदस्ती की थी। मुझे बच्ची और छोटी समझकर किसी ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की थी। सब ने अपना फैसला मुझ पर मुसल्लत कर दिया था। मैं तब भी आपसे निकाह नहीं करना चाहती थी और अब भी मैं आपके साथ रुखसती नहीं चाहती। आपको क्यों समझ में नहीं आता? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। मेरी बात याद रखो, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। मैं चंद दिन के बाद मम्मा को दोबारा भेजूंगा और अगर तुमने इनकार की कोशिश की ना, याद रखना मैं तुम्हें अगवा करके इतनी दूर ले जाऊंगा कि दोबारा तुम किसी की शक्ल नहीं देख सकोगी। मुझे जानती हो कि मैं कैसा हूँ। उसके बार बार इनकार ने मुझे पागल सा कर दिया था। मैं बेतहाशा गुस्से में था। वो यकटुक मुझे देख रही थी। मैंने कहा, समझ आ रही है मैंने तुम्हें क्या कहा है? वो चुप रही। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, मेरे गुस्से से वाकिफ हो ना? अगर नहीं हो तो ठीक है, करो रुखसती से इनकार, लेकिन उसके बाद अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर मैं बाइक पर बैठकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैंने कहा, बैठो, तुम्हें घर पर छोड़ दूं। वो चुपचाप खामोशी से बैठ गई। मैंने उसको घर के बाहर उतारा और खुद दोबारा से फैक्ट्री चला गया। चंद रोज बाद मैंने अम्मा से बहुत ज्यादा इसरार किया कि वो फिर से चाचू से बात करें। अम्मा मेरी जिद के आगे हार मान गई। इस बार जब चाचू से बात की तो उन्होंने रजामंदी दे दी। घर में मेरी रुखसती की तैयारियां होने लगी। वरीशा के लिए वलीमे और बारात से लेकर बरी का हर जोड़ा मैंने अपनी पसंद से लिया था। ये 1 महीने का इंतजार भी मुझे सूली पर लटकाने के मुतरादिफ था। खुदा खुदा करके ये महीना गुजरा। मेहंदी की रस्म पर हम दोनों को एक साथ बिठाया गया था। पीले जोड़े में उसका अपना रंग भी जर्द लग रहा था। वो बिल्कुल सादगी में थी, फूलों का जेवर पहना हुआ था। मेरे बराबर आकर बैठ गई। मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। एक बार भी उसने मुस्कुरा कर नहीं देखा था। पता नहीं उसके साथ मसला क्या था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, हल्का सा दबाकर उसके कान के पास कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हो। पता नहीं कल कब आएगी। बड़ी शिद्दत से मुझे कल का इंतजार है, जब मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूंगा। मैं अभी उससे सरगोशी में मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि शायद उसके दिल की बदगुमानी साफ हो सके कि जैद बीच में आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ वरीशा के हाथ से अलग किया और फिर कहने लगा, शादी से पहले 9 खुसर फुसर भाई। उसकी अपनी ही इटखेलियां शुरू हो गई थी। मैंने कहा, बेटा, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो याद रखना मैं भी ऐसे ही करूंगा तुम्हारे साथ। कहने लगा, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मेरी बारी है। कुछ ही देर बाद वरीशा उठकर अपने कमरे में चली गई। मेहंदी की रस्म घर के बहुत बड़े वसी सहन में ही की गई थी। अगले रोज मेरी मुलाकात वरीशा से हॉल में हुई। दुल्हन बनी हुई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर खुशी की कोई भी रमक नहीं थी और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रुखसती के बाद वो मेरे कमरे में बैठी थी और मैं बेयकीनी के आलम में था। मेरी सारी बेताबियां मेरी नज़रों में सिमट आई थी। जैसे ही मैं कमरे में जाने लगा, जैद और मेरे दोस्त दरवाजे के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, इतनी आसानी से नहीं जान छोड़ेंगे, पहले तो तुम पैसे निकालो। मैंने घूर कर सबको देखा था। मैंने कहा, कोई पैसा वैसा नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन वो लोग भी दरवाजे पर डट कर खड़े रहे। काफ़ी बहस के बाद बिना पैसे लिए उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। खैर, सब लड़के जा चुके थे।
میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے میں اندھیرا کیوں تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو وہ حسین ستمگر بیڈ پر دلہن بنی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات بھی متحیر کر گئی، اسے تو بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب میں اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ میں تو حیرت سے اسے تکتا ہی رہ گیا۔ میں نے کہا، وریشا اٹھ کر بیٹھو، لیکن میرے پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے اسے جگانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے اسے ہلایا بھی لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری رات برباد کرنے کے لیے اس نے نیند کی میڈیسن کھائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ سو رہی تھی۔ میرا دل جل کے رہ گیا۔ بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ آج کی رات کے لیے کیا کچھ میں نے نہیں سوچا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ اس کا ہر خوف دور کر دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ اسے کتنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، روم فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ لگا کر پی تاکہ اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں، لیکن کہاں، میرے اندر تو غصے کا تلاطم خیز طوفان تھا جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پچھلے 5 سال کی محبت اور انتظار، میری بے قراری، میرے منہ زور جذبات مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور وہ سو رہی تھی۔ پہلے تو یہی سوچا کہ سوتی رہے، صبح اسے بخشوں گا نہیں۔ پھر سوچا کہ میں اسے ابھی بھی کیوں بخشوں، اسی لیے اس کے پاس آ گیا۔ اس کا حسین اور من موہنا روپ دیکھ کر دل کی دہائیاں، میرا رہا سہا صبر بھی کھونے لگی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے پھر سے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس کی جیولری اتاری اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو میں پہلے سے اٹھ چکا تھا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے جب آنکھ کھلی تو مجھے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے کپڑے تبدیل دیکھ کر بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر